वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईएफ 2005 के बारे में, जहां से सीटेट 2022-23 का जो ऑनलाइन मोड हो रहा है वहां से कम 5 प्रश्न प्रत्येक सेट में रह रहा है। क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है 5 दिनों का एग्ज़ाम, और 5 दिनों के पाँचों सेट में मिनिमम 5 प्रश्न रहता है, जैसा लड़कों के द्वारा बताया गया। इसलिए हमने उसका एक वीडियो बनाना मुनासिब समझा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो फैक्ट है एनसीईएफ 2005 की, उसको आप अगर जान लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, चाहे वो रीट का हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, या फिर DSSB या फिर KVS हो, क्योंकि यहाँ से सभी जगह पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलेंगे हम पहले प्रश्न में। ये जो क्वेश्चंस है वो MCQ फॉर्म में नहीं है, वन लाइनर इसलिए किया गया है ताकि वीडियो छोटा हो, आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। चलिए, पहला है कि किसकी प्रेसिडेंसी में विद्वानों ने एनसीईएफ 2005 का प्रारूप तैयार किया था। मतलब कौन अध्यक्ष थे एनसीईएफ 2005 का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल जी। और दूसरा प्रश्न है कि एनसीईएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, ये कब अस्तित्व में आया था, तो ये अस्तित्व में आया था 1993 में। चलिए, वीडियो लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर कि हम आज अभी यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरा है कि एनसीईएफ 2005 में सुधारों में ऐसा कौन सा सुधार था जिसको सुझाया गया था, यानी एनसीईएफ 2005 में किस गलती को बताया गया था, तो कौन सी गलती बताया गया था? मूल्यांकन खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, यानी जो मूल्यांकन असेसमेंट होता था वो पूरी तरह क्या होता था, किताब पर बेस्ड होता था, तो उसको ख़त्म करके दैनिक जीवन पर बेस्ड किया गया एनसीईएफ 2005 में। और चौथा है कि विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा का अब तक का सबसे लेटेस्ट या राष्ट्रीय दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कौन? 2005। ये था कब? जब NEP नहीं आया था, NEP 2020 नहीं आया था, लेकिन जब NEP 2020 आ गया तो सबसे लेटेस्ट कौन हो गया? ये अब NEP 2020 हो गया। चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवें प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय या मिनिस्ट्री की पहल पर एनसीईएफ 2005 तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या अब इसे शिक्षा विभाग, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको तैयार किया था कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब NEP 2020 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर इसको कर दिया गया है। चलिए आगे है छठा प्रश्न। एनसीईएफ 2005 के कौन से शिक्षण सूत्रों के ज़्यादातर उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, यानी एनसीईएफ 2005 में शिक्षा के किस सूत्रों का उपयोग करने के लिए बताया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एनसीईएफ 2005 के अनुसार कौन सा सही है। दे देगा अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, एक दे देगा ज्ञात से अज्ञात, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि एक होगा ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, ये दो चीज़ सही होगा एनसीईएफ 2005 के अनुसार। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे सातवें प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में कौन सी चीज़ निहित है, यानी मार्गदर्शक सिद्धांत में ये आपको सिद्धांत पूछा जा सकता है, इसमें बिना भार के अधिगम या ज्ञान, यानी ज्ञान जो है वो बिना भार के होना चाहिए। आगे है कि एनसीईएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई थी। आपको ये पता होनी चाहिए कि एनसीईएफ 2005 की जो शुरुआत हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुई थी। उस निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति के निबंध। चलिए, और नौवां प्रश्न है कि एनसीईएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा स्कूल, यानी स्कूल एंड क्लास का वातावरण में की कौन सी बात बताई गई, तो इसका आंसर होगा वातावरण के भौतिक, फिजिकल और मनोवैज्ञानिक आयाम ने लर्निंग को किस तरह से प्रभावित करते हैं। और 10वां प्रश्न है एनसीईएफ 2005 की कार्यशाला यानी वर्क प्लेस कहाँ पर आयोजित की गई थी, यानी एनसीईएफ 2005 जो है वहाँ वो कहाँ तैयार की गई थी, तो ये नई दिल्ली यानी NCERT नई दिल्ली में तैयार की गई थी। 11वां प्रश्न है दोस्तों, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी जिम्मेवारी बनती है। इसके बाद आज हम शाम में वीडियो लाएंगे NEP 2020 से संबंधित मोस्ट VVI क्वेश्चन MCQ फॉर्म में रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। आप उसको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। चलिए, और इसको भी देख लें क्योंकि 5 प्रश्न डेली एनसीईएफ से पूछा जा रहा है। चलिए, प्रश्न है कि एनसीईएफ 2005 में कौन सी बात पर फोर्स दिया गया? किस बात पर फोर्स दिया गया? तो शांति के लिए, पीस के लिए इस बात पर फोर्स दिया गया है। एनसीईएफ 2005 में सपनों के भारत यानी इंडियाज़ ड्रीम के बारे में
कौन सी बात बताई गई? सपनों के भारत की धरातल पर उतरने की युक्ति, इस बात, ये ड्रीम था एनसीएफ 2005 का। आपको ड्रीम पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 13वां प्रश्न है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? जो यशपाल शर्मा कमेटी की यानी समिति की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का गठन हुआ था, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो उसमें 38 मेंबर थे। ये क्वेश्चन भी यही है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 14वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना यानी लर्निंग क्या है? तो है ये मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान की अनुभूति है। चलिए आगे है 15वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 का जो फॉर्मूला था वो कैसा था? तो ये त्रिभाषीय फॉर्मूला है, जो एनईपी 2020 का भी है। एनईपी 2020 में भी नहीं, एनईपी 2020 में बहुभाषिक इसको कर दिया गया है, सॉरी इसको बहुभाषिक कर दिया है, और एनसीएफ 2005 में ये त्रिभाषीय था। चलेंगे हम 16वें प्रश्न पर कि देखिए 16वें प्रश्न आपको समझना है, प्रथम भाषा लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा क्या है? तो पहली भाषा जो हिंदी राज्य है वहाँ पर हिंदी है, दूसरी भाषा वहाँ पर क्या है? अंग्रेजी है, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। तीसरी भाषा वहाँ की स्थानीय भाषा है। ये तीन लैंग्वेज की बात हुई थी, लेकिन जो साउथ के राज्य हैं यानी इंग्लिश स्टेट हैं वहाँ पर इंग्लिश पहली लैंग्वेज हो जाएगी। चलिए 17वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की मिस्टेक यानी गलती क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करती है। बच्चे जब गलती करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, हमें इसे पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती से ही सीखते हैं। आगे है शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन विदाउट बर्डन के जो प्रमुख स्रोत हैं, इसका वास्तव में क्या अर्थ है? यानी एनसीएफ 2005 में एक लाइन था कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, इसका मतलब है कि पाठ्यचर्या होगा, यहाँ पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम कर रहे हैं, यानी पाठ्य जो चर्या था उसके बोझ को कम करने का मतलब था। यहाँ से प्रश्न आपको कई बार देखा गया है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन का क्या मतलब? तो पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। आगे हम जब देखेंगे तो 19वां प्रश्न है कि कला विषय यानी आर्ट को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल दिया गया है? यानी आर्ट जो है, कला को किस स्तर पर शामिल करने का बल दिया गया एनसीएफ 2005 में? तो प्राथमिक स्तर लेवल पर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी पर, प्री प्राइमरी पर और अपर प्राइमरी, तीनों जगह इस पर बल दिया गया है। आगे है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं यानी रस क्लास में किस अध्यापन की बात करनी निर्थक है यानी बेकार है? जहाँ भीड़ भाड़ है, बहुत जहाँ बात बच्चे समझ नहीं रहे हैं, वहाँ सृजनशीलता की बात करना बिल्कुल बेकार है। चलिए आगे हम देखेंगे 21वां प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों 21वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 किस सूच के बेसिस पर पाठ्यचर्या विदाउट बर्डन कम मतलब यानी पाठ्यचर्या के बोझ जो है विदाउट बर्डन को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बिना बोझ के, विदाउट एजुकेशन विदाउट बर्डन। और आगे है क्या है आगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण मैथमेटिक्स का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो आपको कई दफ़ा पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अमूर्त चिंतन का निर्माण, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना, बच्चे के दिमाग का मैथमेटाइजेशन कर देना, ये एनसीएफ 2005 का एक मेन लक्ष्य था। आगे हम बात करेंगे 23वें प्रश्न की। तो यहाँ क्या है कि एनसीएफ 2005 की 5 की संस्तुतियों के अनुसार क्लास 1 क्लास 2 की स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 में जो असेसमेंट होता है उसका तरीका क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर, ना कि एग्ज़ाम। आपको परीक्षा भी दिया हुआ रहेगा, इंटरव्यू दिया हुआ रहेगा, तो आपको काटना है और सही आंसर लगाना है प्रेक्षण के आधार पर। चलिए ऑप्शन 24 है, क्वेश्चन 24 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद कौन सी योजना आई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। पढ़ाते समय फिगर दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या लाभ है? यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पढ़ाते समय अगर आप फिगर दिखा रहे हैं तो क्या करेगा? पाठ को समझने में मदद करेगा, समझाने में बच्चों को मदद करेगा। आगे है कि शिक्षा के किस क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी शब्दावली की ओर संकेत करती है, इंडिकेशन करती है?
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसके प्रतिदिन का अनुभव करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल इन विच एक्सपीरियंस अगेन, यानी बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उनके डेली लाइफ से संबंधित होना चाहिए और उनके अनुभव पर आधारित होना चाहिए, एनसीएफ 2005 का कहना था। आगे है स्कूलिंग नॉलेज का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन है, तो ये उस समय एनसीएफ 2005 था। जब अभी आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो इसका आंसर लगाना है आपको एनईपी 2020। चलिए हम एक वीडियो लाएंगे आसाम में एनईपी 2020 जो क्या रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, हम उसका आपको दिखा देते हैं। ये जो है आपका ये एनईपी 2020 से सारे प्रश्न इसमें लिया गया है। इसका वीडियो आप अपलोड कर दिया जाएगा, आप चैनल में आकर इस पूरे वीडियो को देख लें। एमसीक्यू फॉर्म में है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो शाम में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।